अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सबसे पहले तो एक नोटिंग कर लें, आपको 2 दिन पहले एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क में दी थी, वो अभी आपके लेवल की नहीं है। वो आई के अपने एकदम से काफ़ी अगला टॉपिक जो है ना स्टार्ट में रख दिया है, तो उसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा। और कल का होमवर्क ज़रा चेक करवा दें। क्या किया भैया? क्यों क्यों एब्सेंट थे? ऐसे तो अभी से ही काम इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखी होता है क्या, ऐसे तो नहीं कर काम कर रहा। पीआरसी के 2 एग्जाम्स रहते हैं। अच्छा, वो अभी उनकी तैयारी कर रहा हूँ, होमवर्क नहीं कर अच्छा रहा। अच्छा, तो फिर बाद में ज़िम्मेदारी अपनी होगी, वो कर लूँगा। कर लोगे, कैटर कर लोगे, ठीक है जी भैया। क्यों लेक्चर्स कवर का यार, लेक्चर अभी कौन से कवरेज की है? इशू आ गया भाई, 2 लेक्चर्स में कौन सा है? अभी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी हाँ इशू डिफरेंट है। हाँ जी, तो मसला मसाइल, हाँ हाँ, क्या डिज़ाइन है यार, ये पेपर में ना डिज़ाइन बनाते रहना। हाँ जी, कोई इशू? सारे हो गए थे जी बेटा जी, एनी इशू आया? यार आपकी लिखाई माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है जी भैया। कोई इशू? हाँ जी जनाब। यार चेहरा देख के पता चलना शुरू हो जाता है कि नहीं किया यार, ऐसे तो ना किया करो। हैं? उठ गए थे फिर से दोबारा से हो गए, फिर से उठ के आ जाना था ना जी भैया। 14 वाला समझ नहीं आया, उसमें था क्या? अच्छा जी, कोई मसला मसाइल? यार इसे 14 वाला बताना, क्या मसला है इसमें? फर्स्ट डे है, मुझे चेहरा से पता चल गया, ये भी फर्स्ट डे वाला है। ठीक है जी बेटा आपका। अच्छा ठीक है, डिस्पोजल भी आ गया था दरमियान में? अच्छा, वो 14 में डिस्पोजल आ गया था, बस फिर ठीक है, 14 वाला भी करवा देता हूँ थोड़ी देर। 17 और 18 में डिस्पोजल था, वो फिर मेरी गलती है, ठीक हो गया ठीक हो गया। वो असल में ना मैंने पीआरसी की बुक देख कर दे दिया था, और वो काम फिर वहाँ पर गड़बड़ हो गया। ठीक है आपका, ठीक है डन। चलें जी आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 17-18 थी, वो मैंने पीआरसी की बुक देख के दे दी थी। आप 17-18 भी अभी ना करें, डिस्पोजल कल इंशाल्लाह शुरू होगी। 14 भी है, तो ये 14, 17 और 18 मैंने गलती से पीआरसी की बुक देख के दे दी थी। उस वक्त सामने पीआरसी की बुक आई थी और मेरे पास सॉफ्ट में ओपन नहीं हो रही थी। साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। चलें जी, आज आगाज़ करते हैं कुछ एडिशन डिलीशन और कुछ टी अकाउंट्स की कहानी। डिलीशन तो नहीं आएगी आज, शायद आ जाए। मिस्टर कादिर हैज़ प्रोवाइडेड एडवांस टू सप्लायर ऑफ एसेट 90,000 इन दिसंबर 2018। ये बताएं दिसंबर 2018 के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी? दिसंबर 2018 में जर्नल एंट्री क्या होगी फॉर दी एडवांस? बस इतने हिस्से की एंट्री, एडवांस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। और इसका अगर हम अकाउंट बनाना चाहें, टी अकाउंट बनाना चाहें, तो हमारे पास कुछ ये बन जाएगा, एडवांस फॉर फिक्स एसेट, डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 90,000, और ये उसका क्या आ जाएगा?
CD आ जाएगा कब, 2018 का, ठीक हो गया। 2019 में क्या इसका BD बन जाएगा, 1 जनवरी 19 इसका BD बन जाएगा 90,000 का। ये हमारे पास T अकाउंट आ गया यहाँ तक का। अब आगे बढ़ते हैं, 2019 का हमने काम करना है। मिस्टर कादिर हैज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 1 जनवरी 19। एसेट अकाउंट है 1 मिलियन, परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 और एडवांस फॉर फिक्स एसेट आ रहा है 90,000। एडवांस रिप्रेजेंट 50% पेमेंट। गॉट द पॉइंट? क्या लिखा हुआ है, 50% पेमेंट है। हमें ये पता चला अगले साल के शुरू से। ये वाला ना भी लिखा होता, हमारे पास ना भी होता, तो हमें क्या करना था, इस इंफॉर्मेशन से ये चीज बना लेनी थी। अब एसेट अकाउंट हम बना लेते हैं साथ। एसेट अकाउंट, इसका BD कितना आ रहा है, और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक में रुपीस का क्या करना है, आपने कॉलम अलहदा से करना है, एक कॉलम बना के करना है। 1 मिलियन, क्या मेरे लिए एक आसानी कल जो मैंने बिल्कुल एंड पर जाते हुए बताई थी वो क्या थी भला, 3 सिफर क्या कर लो, कॉमन में ले लोगे तो आपका अपना काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, खुद ब खुद टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रुपीस थाउजेंड्स कर देते हैं और यहाँ पर ओपनिंग में क्या लिख देंगे फिर 1000 1 जनवरी 19 ब्रॉड डाउन। 1 मिलियन लिखा हुआ है ना कि 10 मिलियन है, 10 तो नहीं है, 1 मिलियन है। 3 सिफर उड़ा दिए तो पीछे कितना बच गया, 1000 बच गया। गॉट द पॉइंट? और ये एडवांस कितना होगा फिर 90 होगा। तो फिर मैं इसको भी अगर करना चाहूं रुपीस 1000 में, तो फिर ये इसके 3 सिफर क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो 2 अकाउंट हमें ओपनिंग दिए गए हैं, दोनों हमने ओपन कर ली है। आगे बढ़ते हैं जी। कहता है फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। 1 मई 19 को हमने 180 का खरीदा है, या फिर हमें यहां पर लिखा चाहिए था 180 नहीं लिखना चाहिए था। मैं इसको करता हूं डिलीट, ये क्या हो गया डिलीट। ठीक, मजीद कॉम्प्लिकेशन करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को मजीद कॉम्प्लिकेशन करता हूं। ये एडवांस है 40%, एडवांस क्या है 40% है, और यहां पर मैंने बस ये लिख दिया कि 1 मई 19 को एडिशन हुई है और एडवांस पेड वाज फॉर दिस फिक्स एसेट। एडवांस पेड वाज फॉर दिस फिक्स एसेट। जो ये एडवांस था ये किसके लिए था, इस फिक्स एसेट के लिए था। इसका तरीकाकार मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले दिन या दूसरे दिन हमने क्या किया था, एडवांस की कहानी देखी थी, और इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। ओपनिंग दिया, अब डेट ऑफ जस्ट क्या दी है, एडिशन दी है। डेट ऑफ एडिशन क्या है 1 मई 19। अब एंट्री बनाओ, क्या बनेगी, ये आपने बनानी है, एंट्री बनानी है आपने, एंट्री लिखें 1 मई के ऊपर एंट्री बनानी है। बस पूरी एंट्री मैं ऑलरेडी एक दिन करवा चुका हूं। एडवांस फॉर फिक्स एसेट डेबिट क्यों होगा, एसेट डेबिट होगा। ठीक हो गया, वेल डन। एक एसेट डेबिट हो जाएगा, एक एडवांस जो हमने दिया हुआ है ये क्रेडिट हो जाएगा, और बाकी का क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा या बैंक क्रेडिट हो जाएगा या पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, व्हाटसोएवर इट इज। हमें उससे गर्ज इस वक्त नहीं है। अब ये एडवांस जो है ये 90,000 का है, और ये रिप्रेजेंट कितने को करता है, 40% को करता है। 50% तो बड़ी आसानी से डबल कर देते, 40% को रिप्रेजेंट करता है। कैसे ग्रॉस अप करेंगे, 90 को डिवाइड बाय 0.4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रॉस अप हो जाएगा। 100% पर लेकर जाना हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100% पर जो आपकी
गिवन अमाउंट, उसको डिवाइड कर देंगे आप गिवन अमाउंट की परसेंटेज, तो आपकी क्या हो जाएगी, 100% पर आप पहुंच जाएंगे। तो पेपर पर्सपेक्टिव में यहां तक इतनी वर्किंग काफी है, पेपर पर्सपेक्टिव में इतनी वर्किंग काफी है, इट्स मोर देन एनफ। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप पहले ये लिख रहे हो फिर यहां पे 90 तकसीम 40% करें, ये जरूरत नहीं है। बस यहां पर लिख दो 90 डिवाइड बाय 0.4, क्या आंसर बना, 225 डेबिट, एडवांस 90 के साथ क्रेडिट, और बाकी कैश कितना बनेगा, 135 क्रेडिट हो जाएगा। किसी को इस चीज की ना समझ लगी हो तो अभी पूछ सकता है। दिस कुड बी वन ऑफ द फेवरेट एंट्री ऑफ आई कैप। जो कॉम्प्लिकेटेड एंट्री होती है वो हर कुछ अरसे बाद आई कैप क्या करता है, किसी ना किसी जगह के ऊपर टेस्ट करता है, किसी ना किसी जगह पर। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट तो एक रूटीन की एंट्री है ना, क्यों भाई, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट भी एक रूटीन की एंट्री है। एसेट डेबिट और पेबल क्रेडिट भी किसी हद तक रूटीन की एंट्री हो सकती है, लेकिन ये वाली एंट्री आएगी, टेस्ट होती है, कभी कभी जाके हर 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद ये टेस्ट हो सकती है, या हर अटेम्प्ट में भी किसी ना किसी जगह पर वो टेस्ट कर सकता है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट एंट्री। इसकी लॉजिक, इसकी हर चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई वैल्यू नहीं लिखी, मैंने उड़ा दी, खुद उड़ाई जानबूझ के, ताकि मैं ये चीज आपको क्या कर सकूं, मजीद डिटेल में सिखा सकूं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन मुकम्मल है, यहां पर क्या लिखा हुआ है 90, एडवांस रिप्रेजेंट 40% है। यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये 40% है, और यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये एडिशन की डेट क्या है, और साथ बता दिया जो एडवांस पे किया था वो इस फिक्स एसेट के लिए था। तो यहां से क्या मैं 100% पे जा सकता हूं कि एसेट कितने का आया है, जा सकता हूं। इंफॉर्मेशन इज 100% कंप्लीट, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आपको ये चीज आनी चाहिए है, लिंकिंग करना आनी चाहिए है, और यही आई कैप करता और कुछ भी नहीं करता। आई कैप में क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा सा ही होगा, ये सारा क्वेश्चन सीधा साधा सा होगा, लेकिन उसने जस्ट मैथ की कुछ रिलेशनशिप यूज की है जिससे हमें क्या करता है, वो परेशान करता है। हालांकि परेशानी वाली बात कोई नहीं है, काम करना है जर्नल एंट्रीज के जरिए। क्या करना है, जब आप करेंगे ना, रट्टे लगाएंगे कि बस ये काम हो जाएगा, तो फिर काम आधा आपको आता होगा। जब आप करेंगे जर्नल एंट्रीज के जरिए, अब आपको मुकम्मल काम आता होगा। आप चाहे ये वाला टॉपिक कर रहे हो, चाहे कोई और टॉपिक कर रहे हो, चाहे करेक्शन ऑफ एरर कर रहे हो, तो जब आपको ओरिजिनल एंट्री नहीं आती होगी तो आप करेक्शन नहीं कर सकेंगे। और अब हमारे टॉपिक में करेक्शन ऑफ एरर भी है, तो योर ओरिजिनल एंट्री शुड बी नोन। चलें जी, फर्स्ट में को एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 2,25,000 से ये एडिशन आ गई। अब यहाँ पे ऑपोजिट हेड कौन सा लिखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर एडवांस भी लिख दो और ओब्लिक कैश लिख दो। गॉट द पॉइंट? चलें, पहली एंट्री हो गई हमारी। अगली चीज 1 अगस्त 19, एडिशन कितने की हुई है, 130 की। यह आसान काम हो गया। 1 अगस्त 19 पर एसेट डेबिट 1 अगस्त 19, कैश या बैंक क्रेडिट 130 था ना, कहानी खत्म हो गई। टोटल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 ईयर्स। एसेट अकाउंट बनाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, और 31 दिसंबर 19 और 20, 2 साल। 20 का कोई डाटा गिवन नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक हमें कहा है एसेट अकाउंट बनाने का, हमने एसेट अकाउंट तो बना दिया, उसके सारे मार्क्स हमने अचीव कर लिए हैं। 31 दिसंबर 19 हमारा ईयर एंड है। डिफाइन योर ईयर, 31 दिसंबर ही है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 31 जनवरी दे दे तो सारे का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक डेट ना देखने की वजह से।
टोटल CD क्या बनता है? 1355। लें जनाब, एसेट अकाउंट हो गया मुकम्मल। मुझे आप लोगों की तरफ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का स्टार्ट चाहिए। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, देखना है। मुझे क्या चाहिए आपसे? दूसरा लेजर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, तो मुझे आपसे उसका बीडी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बीडी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 135। हाउ यू गॉट द पॉइंट कि 135 कैसे कैलकुलेशन की आपने? यहां पर तो क्वेश्चन में तो कोई गिवन ही नहीं हुआ होगा, वो तो गायब है, छुपा हुआ है। यू हैव टू फाइंड इट। क्या हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखी थी? चलें बताएं, क्या हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखी है स्ट्रेट लाइन से? क्या उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना सीखी है? कल सिखाई थी। अच्छा, अगर हिडन है तो क्या उसने मुझे इसकी डेट ऑफ परचेज दी है? क्या अगर डेट ऑफ परचेज दी है तो क्या यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो भी सकती है? उसका फार्मूला भी पढ़ाया था, सब चीजें पढ़ाई थी। आ जाए, अगर ये सारी चीजें पढ़ाई थी और एक चीज हिडन की हुई है तो क्या हमें कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए है? अच्छा, अब मैं पहले इधर करूंगा, फिर मैं पेपर पर्सपेक्टिव से यहां पर करूंगा कि पेपर में कैसे हो जानी चाहिए। अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में करना है तो फिर कैसे होगा? हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला सीखा था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल लाइफ, यूजफुल लाइफ, मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड यूज। अब मैं शॉर्ट्स में आ गया हूं लिखने में। कॉस्ट मुझे बताइए कितनी हुई है? 1000। 1000 रेजिडुअल वैल्यू कोई बताई हुई है? कोई नहीं है। लाइफ कोई बताई हो? 5 साल। डिवाइड बाय 12 मैंने कर दिया। मेरा ईयर कौन सा है? कहां पर पहुंचना है? सबसे पहले देखो मुझे पहुंचना कहां पे? क्या 31 दिसंबर 18 पर पहुंचना है? मुझे 31 दिसंबर 18 पर पहुंचना है और मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है। अगर मैंने जुलाई 17 में बाय किया है तो 2017 के कितने महीने होंगे? 6 महीने। और 2018 के कितने महीने होंगे? 12 महीने। तो टोटल कितने महीने हो गए? 18। मैं यहां पे 18 भी लिख सकता हूं और 6 जमा 12 भी लिख सकता हूं। वर्किंग हो गई? क्या यही वर्किंग यहां पर इस्तेमाल हो सकती है? हो सकती है। अगली चीज यह है कि पेपर में जिस हद तक हो सके आप अपना काम बूथे पे करेंगे। यह बूथा क्या है? फेस ऑफ द आंसर। किसके ऊपर करेंगे? फेस ऑफ द आंसर। यहां पर यह रुपीस का कॉलम अलग करने का मकसद क्या है? और कल मैंने आपको कहा था टी अकाउंट जो बनाना है वो पूरे पेज के ऊपर आपने बनाना है, ऐसे ही बताया था। इसने को आपने पूरा एक पेज तस्वर करना है और 1 रुपीस का कॉलम 1 इंच का बस रखना है, तो बाकी सारी की स्पेस आपके पास मौजूद है। अगर बीडी में मिसिंग है तो आप क्या करेंगे? 1 - 0 डिवाइड बाय 5 इंटू 18/12। दिस इज मोर देन एनफ वर्किंग। ये पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत पेपर में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। मुझे आपको दोनों चीजें सिखानी है, एक पेपर की टेक्निक भी सिखानी है और एक नॉलेज भी सिखाना है। और बच्चे फेल ज्यादा किस वजह से होते हैं? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। नॉलेज होता है उनके पास, मेजॉरिटी के पास नॉलेज होता है, जो सही तरह से पढ़ता है उसके पास नॉलेज होता है, फिर भी फेल क्यों होते हैं हम? हमसे पूरा पेपर ही नहीं होता। और पूरा पेपर क्यों नहीं होता? हम टाइम मैनेजमेंट सीखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। ठीक, मैं आपको साथ साथ दोनों चीजें सिखा रहा हूं। ये नॉलेज है, ये पूरा मैंने लिख के आपको बता दिया, और यहां पर मैंने आपको पेपर के पर्सपेक्टिव में लिख दिया कि पेपर में कैसे करना चाहिए आपको, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो।
हिडन चीज़ थी, हिडन चीज़ हमें फाइंड करनी थी, हिडन चीज़ फाइंड करके लिखनी किस तरह से चाहिए, इस तरीके से लिख देनी चाहिए और आंसर लिख देना चाहिए। क्या एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे वर्किंग की है? क्या आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे वर्किंग की है? नहीं। लेफ्ट पेज पे ये काम कर रहे होंगे, राइट पेज पे ये काम कर रहे होंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 2 पेजेस पर। चलें आंसर दें फिर। 300। वाह जी वाह, गुड हो गया। नेक्स्ट हमने सीखना है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, जो हमने कल परसों सीखी थी। अब उसको थोड़ा सा एक नए अंदाज में सीखना है। पहले पुराने अंदाज से सिखाऊंगा जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, नए अंदाज से करेंगे। पुराने अंदाज के मुताबिक मेरे पास एसेट कौन कौन से हैं? क्या ये मेरे पास 1 मिलियन के एसेट है? इनकी मेरे पास कोई डिटेल है कि इसमें से 500 का एक था, 200 का एक था, 300 का एक था? मुझे कोई टेंशन है? स्ट्रेट लाइन में कोई टेंशन हो? स्ट्रेट लाइन में कोई टेंशन नहीं होती। मुझे स्ट्रेट लाइन में क्या चीज चाहिए? डेप्रिसिएशन के लिए क्या चीज चाहिए? कॉस्ट चाहिए। चलें फिर अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। वंस अगेन, अभी मैं जो चीजें लिखने लगा हूं ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। क्या है? अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। और पेपर में क्या करना है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। क्या ये वाले एसेट मेरे पास ओपनिंग में मौजूद हैं? बोलें जी। क्या एंड तक चले हैं? क्या ये मेरे पास पूरा साल रहे हैं, 12 के 12 महीने? इनके लिए फार्मूला कोई और होगा, इनके लिए कोई और होगा या सेम होगा? फार्मूला एक ही है, वो क्या है भला? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ इनटू करंट ईयर का यूजेज। अब मैं रिस्पेक्टिव ईयर की बजाय क्या करने लगा हूं? करंट ईयर का यूजेज। और रिस्पेक्टिव ईयर इसी वजह से था कि जो सा साल में कर रहा हूं उसका यूजेज। अब करंट ईयर का यूजेज आ गया, मुझे अब सिर्फ 1 साल करना है, इसलिए करंट ईयर का यूजेज। क्या मुझे डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स करनी है? बोलें जी। करनी है? ठीक है। मेरे पास ओपनिंग एसेट्स आ रहे हैं 1000, उनकी रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ उनकी 5, ये 12 के 12 महीने मौजूद रहे हैं। मुझे ये मैं ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 200। वेल डन। क्या मुझे जो इस साल में एडिशन की है इनकी भी डेप्रिसिएशन करनी है? ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। मेरा एक एसेट जो ऐड अप हुआ है वो कब ऐड हुआ है? अब मैंने क्वेश्चन को नहीं देखना, अब मैंने किसको देखना है? अपने एसटी अकाउंट को देखना है। इसमें 1 मई 225 एडिशन हुआ है, तो 225 की वर्किंग 225 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय मई से लेकर दिसंबर तक। देख लेना, ये बड़ा क्रूशल मामला होता है। 9/12 और 10/12 की कहानी। तो अगर ना समझ लग रही हो, जुबानी ना करें ऐसे। ये जो है तस्बीह के लिए दिए गए हैं या फिर ये मंथ गिनने के लिए दिए गए हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जहां पर एंड हो रहा है ईयर एंड के ऊपर एंड कर रहा है। 8 महीने हुए, 8 तकसीम 12 30, ये भी आ गया। उससे अगली चीज 130 एडिशन हुआ कब? 1 अगस्त को। क्या इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी? 130 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5/12 5/12 10.8। इसको मैं 11 लिख देता हूं। ₹1000 में कर रही हैं, कोई मसला नहीं है, इस चीज की कोई इशू नहीं है।
टोटल कितना हो गया 241। आप इस वर्किंग को इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं पेपर पर्सपेक्टिव में, और इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। लिखना कहां पे है, डेप्रीसिएशन यहां पे लिखनी है ना, 31 दिसंबर 19। कैसे पढ़ेंगे, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कैसे बोल लेंगे, हर लेजर बोलता है, अपनी एंट्री बोलता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो इसको आप, अगर आपका क्वेश्चन हो शॉर्ट, जैसे ये वाला शॉर्ट सा क्वेश्चन है, आप अपनी पूरी वर्किंग को यूं भी लिख सकते हैं कि आपने 1000 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 प्लस 225 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, कितने मंथ्स थे 8, 8/12 प्लस 130 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। You can write the whole this working like this. इसके भी उतने मार्क्स हैं, इस लिखे हुए के भी उतने मार्क्स हैं, और जस्ट पूरे कैलकुलेटर के ऊपर ये पूरी चीज लिखो और आंसर कर दो यहां पर कितना 241। इट्स मोर देन एनफ वर्किंग। क्या वर्किंग में कोई चेंज मैंने की है सिवाय इस चीज के कि मैंने डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन हो सिंपल तो आप ऐसे कर सकते हैं, और कभी सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ये नहीं है कि मुश्किल ही क्वेश्चन आते हैं, आ जाते हैं कि नहीं आते। पीआरसी के अंदर इतने आसान आसान से भी एमसीक्यूज किए हैं, हमने किए हैं, पेपर में आ जाते हैं। पेपर एक ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस होता है, 2 मुश्किल क्वेश्चन, 2 मीडियोकर, 2 आसान। नहीं पता कौन से टॉपिक में से आसान क्वेश्चन आना है, कौन से टॉपिक में से मुश्किल क्वेश्चन आना है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 एरियाज होते हैं, एक आसान, एक मीडियोकर, एक मुश्किल। तो 300 जमा 241 कितना हुआ, कैरेट डाउन कितना हो गया 541। ये इतना आसान सा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1-2 चीजें सीखने वाली थी। एक एडवांस की एंट्री को किस तरह से डील करना है, एक ओपनिंग मिसिंग हो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का तो किस तरीके से होनी है, और डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होनी है। तो 3 चीजें आप अपने इस नोट्स में हेडिंग के तौर पर लिख लें। नंबर 1 एडवांस की एंट्री, नंबर 2 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मिसिंग, नंबर 3 क्या चीज है, नॉर्मल वर्किंग ऑफ डेप्रीसिएशन। इस क्वेश्चन में ये 2-3 चीजें हमने डिस्कस की हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई चीज ना समझ लगी हो, वो पूछ सकता है। बेटा कैमरे में जरा फोकस कर देना पूरा, एक दफ़ा किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। आईटीए में आपने पढ़ा होगा, आपके R1 में, आपके CMA में, आपके R2 में, शुरू कर दिया बेटा, ठीक है। इन सब में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है मार्कअप एंड मार्जिन का, ठीक हो गया, मार्कअप एंड मार्जिन। मार्कअप होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बेस आप लोगों ने पढ़ी हुई है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कुछ ऐसा ही पढ़ा हुआ है मेजोरिटी ने। कोई 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 80, को इस तरीके से कहानियां पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा, अब वो कहानियां मैं ज़रा क्या करने लगा हूँ, थोड़ी सी गायब करने लगा हूँ, गायब हो जाएंगी सारी चीज़ें। हमने किस में शिफ्ट कर देनी है,
एक अदद फार्मूले में शिफ्ट कर देंगे। आपने कोई चीज़ खरीदी बेचने के लिए, से मोबाइल खरीदा बेचने के लिए, आप कितने % प्रॉफिट रखोगे? 10%। अच्छा, मोबाइल कितने का खरीदा था? 50,000। ओ यार, औखा काम करती है। चलें, भाई ने 50,000 का मोबाइल खरीदा। अच्छा, भाई ने 50,000 का मोबाइल खरीदा, या फिर किसी रेड़े वाली ने 50 रुपए का की ना हाँ चलो सेब खरीदा, ठीक है जी। अब इसने 10% रखना है प्रॉफिट। क्या इस 50 के ऊपर 10% रखेगा? ऐसे ही है, तो 55 का बेच देगा, ऐसे ही है। तो क्या ये कॉस्ट है इसकी? क्या ये कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट का रेट है? वेल डन। तो ये फिर क्या सी को मैं कॉमन ले सकता हूं? 1 + R। ये जो CMA वाले बच्चे साथ मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए रेपिटेशन है, जो सिर्फ R1 पढ़ रहे हैं उनके लिए ये रेपिटेशन नहीं है। दिस इज अ मेन फार्मूला दैट वी विल यूज इन आवर होल स्टडी। ठीक, उस चीज से जान छूट जाएगी कि 100 किसको लेना है, 120 किसको लेना है, 80 किसको लेना है, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, और हमेशा एक्यूरेट आंसर आएगा। सिर्फ ये देखना होगा कि मार्कअप है या मार्जिन है, नथिंग एल्स। मैंने ये अपनी बीकॉम में सीखा था, रज के CA में इस्तेमाल किया। हाँ, फेल भी हुआ, ये नहीं पास होता रहा, इसकी वजह से नहीं फेल हुआ, अपनी करतूतों की वजह से फेल हुआ। वही वाली करतूतें जो आप लोगों की होती हैं वही मेरी भी थी। अच्छा, तो मतलब यह है कि जी रेगुलर स्टडी जब जब करता रहा पास होता रहा, जब रेगुलर स्टडी छोड़ी फेल हुआ। आर्टिकल्स के बाद जॉब में गया, जॉब के अंदर जाके रिलैक्स हुआ कि अच्छा कोई मसला नहीं है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं ना, खैर है। और फिर जॉब का प्रेशर, घर का प्रेशर, उसके अंदर दरमियान में नहीं पढ़ा कि चलो यार एक दफ़ा पढ़ा हुआ है, पेपर पास हो जाएगा, खैर आखिरी महीने पढ़ लेंगे। ये वो वाली हरकतें होती हैं जो एक दफ़ा पेपर फेल होने के बाद हम स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक, और फिर क्या हुआ? एक महीने में पढ़ के पास नहीं होता, भले आपने एक दफ़ा पढ़ा हुआ है। फेल हुए हो, सिंस द डे 1 स्टार्ट करो स्टडी। परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट भी फेल होते हैं। जिसने एक दफ़ा गोल्ड मेडल लिया वो भी हो सकता है किसी दफ़ा फेल हुआ हो। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया, किसका है? मार्कअप का। दूसरा एक फार्मूला जो बहुत कम यूज होगा वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू CR। प्रॉफिट इज इक्वल टू CR। ये दो फार्मूलाज आएंगे मार्कअप के। मार्कअप के अल्टरनेटिव नेम्स क्या हो सकते हैं? आल्सो रिटन एज मार्कअप ऑन कॉस्ट, मार्जिन ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट प्लस। ये सारी बातें क्या हैं? मार्कअप की हैं। प्रॉफिट कहीं पर भी लिखा हो ऑन कॉस्ट है, क्या लिखा हो? उससे पहले जो सा मर्जी वर्ड है ये क्या है? मार्कअप। तो ये सादी सी बात है, ऑन कॉस्ट लिखा होगा तो ये क्या चीज आएगी? मार्कअप होगा। अब बात आती है मार्जिन की। मार्जिन क्या चीज होती है? मार्जिन होती है जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन बनाती हैं। एक तो भाई ने खरीदा था मोबाइल फोन और खरीद के बेचना था। इन्होंने तो जो सी चीज इनके पास अवेलेबल थी कि मुझे कितने में ये कॉस्ट किया है, उन्होंने उसके ऊपर प्रॉफिट रखा था। अब एक मार्केट में एक कंपनी ने लॉन्च करना है मोबाइल फोन, वो क्या करेगी? वो पहले बनाएगी और फिर उसको उसके अंदर प्रॉफिट रखेगी, या वो ये देखेगी कि मैंने जो मोबाइल फोन बेचना है वो मार्केट में ऑलरेडी कितने में बिक रहा है? बोले जी, मार्केट में ऑलरेडी कितने में वो सेल आउट हो रहा है, वो ये देखेगी और पहले अपनी सेल प्राइस डिवाइस करेगी। क्या करेगी? सेल प्राइस डिवाइस करेगी। वहां से रिवर्स बैक जाएगी, अपनी कॉस्ट फाइंड करेगी और फिर जितने में वो पड़ रहा है उसको अप डाउन कर लेगी। मसलन मेटल बॉडी लगाई है, मेटल बॉडी उतार के क्या कर सकती है? वो प्लास्टिक बॉडी लगा सकती है। कैमरा
उसने 48 मेगापिक्सल का लगा दिया हुआ है, अब वो कैमरा उतार के 24 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल जितने का भी उससे लोअर लेवल का मौजूद है उसको एडजस्ट कर सकती है। उसने एक अच्छी चीज़ लगाई हुई है, उसको ज़रा सी दूसरी कंपनी से ख़रीद के दूसरी चीज़ लगा सकती है, तो वो अपनी प्राइस को क्या कर लेगी, उसके लेवल के ऊपर ले आएगी। इसकी डिटेल हम CMA में पढ़ रहे होंगे, लेकिन कि वो क्या चीज़ है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्या सीखना है, मार्जिन का फार्मूला बना कैसे। बेस यही चीज़ है, S = C प्लस प्रॉफिट। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं, C = S माइनस P, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेल प्राइस में से प्रॉफिट क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कॉस्ट आ जाएगा। अब मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है वो है मोबाइल फ़ोन डिसाइड किया है कंपनी ने कि वो 35,000 का बेचेगी, ये उसने डिसाइड कर लिया, और कंपनी ने अपने खर्चे वगैरह निकालने के बाद उसने 20% प्रॉफिट रखना है, तो वो कहेगी मैंने प्रॉफिट रखना है जो सी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है इनटू 20%। तो यहां से वो अपनी कॉस्ट मेजर कर लेगी। अवेलेबल क्या चीज है मेरे पास, सेल प्राइस, और सेल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट। तो यहां से हम इसको एक साइड पर ले आते हैं, कॉस्ट = सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेल प्राइस मेरे पास 35,000 है, 35,000 के ऊपर 20% मेरा प्रॉफिट है, और ये मेरा S है और ये मेरा SR है, ये मेरा बन गया फार्मूला। अब S को ले लो कॉमन, 1 - R, ये है हमारा मार्जिन का फार्मूला। अब आप बेशक जितने भी आपने पुराने क्वेश्चंस किए हुए हैं उन सब पे जाकर इसको अप्लाई करें, ये 100% अप्लाई होगा, क्योंकि बना कैसे है, उसी चीज़ से तो बना है, कोई और चीज़ तो है नहीं, कि रट्टा तो है नहीं, मैंने तो आपको क्वेश्चन बनवाया है, फार्मूला बना कैसे है। और दूसरा फार्मूला यहां पर क्या बनता है, प्रॉफिट = SR, P = SR। इसके अंदर जो सी मर्जी चीज हो, प्रॉफिट लिखा हो, मार्जिन लिखा हो, मार्कअप लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, साथ ऑन सेल लिख दिया है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, मार्जिन का फार्मूला। नोटेड डाउन, ये दो फार्मूलाज आपके जो मैंने ब्रैकेट में किए हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं, ये रेयरली यूज़ होगा, लेकिन यूज़ कहीं ना कहीं पे हो जाता होता है। नोटेड डाउन। फिर इसकी इम्प्लीकेशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी थोड़ी देर में देखते हैं। कोई चीज़ ना कभी भी समझ लगे तो आप लोग पूछ लिया करें। हम यहाँ पे कौन सा BCom MCom पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ऊपर होता है टीचर से सवाल कर लिया तो आगे से कहते हैं कि ये आपकी असाइनमेंट है आज की, है। बाज़ औक़ात खुद पता नहीं होता तो वो अगले दिन टाइम मिल जाता है खुद भी देखने का और असाइनमेंट भी हो जाती है। CMA वाले स्टूडेंट बोर हो रहे होंगे, सर ये तो हमने पढ़ लिया हुआ है। कोई बात नहीं, ज़बरदस्त कर लो, R1 वाले बच्चों को भी तो पढ़ाना है ना। उनको दूसरी चीज़ अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो चीज़ बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ मार्कअप मार्जिन पे रखेंगे उन्हें।
हाँ लिखा गया है, उस चीज़ को गायब कर देते हैं। ये लें जी, क्वेश्चंस भी चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए नए हो जाएं। करें जी शुरू बच्चों, चलें। इसको यार कल क्वालिटी कुछ बेहतर नहीं थी इसकी, क्यों बेटा? वो कैमरा मैन बेहतर थी या आज कोई काम गड़बड़ किया तुमने? अच्छा मर्जी है यार तेरी। अच्छा जी चले, हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अच्छा नजर आ जाएगा। चलें, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 80,000, सलीम सेल्स गुड। अब ये सलीम सेल्स गुड, ये नीचे 4-5 ऑप्शंस इस तरीके से लिखी जा सकती हैं। सलीम सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, सलीम सेल्स गुड एट 15% अबव कॉस्ट, सलीम सेल्स गुड एट कॉस्ट प्लस 15%, सलीम सेल्स गुड एट अ मार्कअप ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, सलीम सेल्स गुड्स एट अ मार्जिन ऑफ 15% ऑन कॉस्ट या 15% मार्कअप, खाली भी मार्कअप लिखा जा सकता है। अब हमारे पास चीज क्या है, हमें वर्कआउट करना है सेल्स और प्रॉफिट। ठीक, कहीं पे क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ तो हमें दूसरी बाकी दो चीजें मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कौन से वाला हुआ, मार्कअप का हुआ, मार्जिन का हुआ? मार्कअप का हुआ। तो फिर इधर आ जाते हैं, मार्कअप का क्वेश्चन नंबर 1 है और मेरे पास अवेलेबल चीज है कॉस्ट 80,000 की। अवेलेबल है कितना? 80। आई नीड एस, आई नीड पी, आई डू हैव रेट 15% ऑन कॉस्ट। जब ये ऑन कॉस्ट आया मुझे पता चल जा क्या है, ये मार्कअप है। मैं मार्कअप का फार्मूला लिखूंगा, एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर। मुझे चाहिए क्या? सेल प्राइस चाहिए। तो इसका मतलब है बस मसला ही कोई नहीं है, 80 मेरी कॉस्ट है, 1.15 1 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 1.15 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 92,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट भी निकाले हैं? अच्छा यार प्रॉफिट तो निकालना ही भूल गया मैं। प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट दो अंदाज से निकल सकता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट करके भी निकल सकता है और प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर करके भी निकल सकता है। ये दो तरीके होंगे। सेल आपकी 92 आई, कॉस्ट आपकी 80 थी, 12 का आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। या फिर कॉस्ट आपकी 80 थी, उसके ऊपर 15% लेंगे तो भी 12 ही आंसर आना चाहिए। 12 ही है या आपने ये गलत बता दी है? 12 ही है, चलो फिर ठीक है। अब उस चीज से जान छूट जाएगी आपकी अगर आपने कभी इसको पढ़ा है और 100 क्या रखना था, 80 से डिवाइड करना है, 115 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ों से क्या हो जाएगी, जान इंशाल्लाह छूट जाएगी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर दें। सेल्स ड्यूरिंग, अब 450 लिखिएगा, 4,50,000 लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है।
हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है। बेटा गौर से पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन। बेटा आप नहीं कर रहे हो, बाद में करोगे, और सीख लो तुम भी, आधे से ज़्यादा तुम्हें नॉलेज मिले जा रहा है। साथ साथ ना सीए के भी पेपर देना शुरू कर दो एफएससी करने के बाद। जी बेटा आपका आंसर पी प्रॉफिट सेल। अच्छा डन हो गया जी। देखना ये है कि आपके पास मौजूद क्या है, आपके पास सेल्स मौजूद है, और अगली चीज देखनी है कि प्रॉफिट किस चीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, कॉस्ट पर या सेल पर। तो आपके पास एक चीज सेल्स मौजूद है, एस 450 मौजूद है, रेट है 15% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट इसका मतलब है कौन सा फार्मूला, मार्कअप का। मार्कअप का फार्मूला S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर। आपके पास मौजूद क्या है, सेल है मालूम, फिर क्या करना है, कॉस्ट, तो कॉस्ट इज इक्वल टू S ओवर 1 प्लस आर हो जाएगा। S हमारे पास 450 है, 1.15 से डिवाइड करेंगे 3 बस 391.305। चलें ये लें, सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी है। एक चीज देखनी है गिवन क्या है, दूसरी चीज फाइंड करनी है, और तीसरी चीज भी फाइंड करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं। P इज इक्वल सी आर, कॉस्ट मेरे पास ये आई है 391.305 इंटू 15%, 58. यहाँ पे 0.30695 ऐसे भी मालूम हो सकता है, और प्रॉफिट इज इक्वल टू एस माइनस कॉस्ट करके भी मालूम हो सकता है। चलें तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और 1 मिनट ठहरें, यहाँ पर भी 450 ही कर देते हैं। चलें बाकी क्वेश्चन सेम। अब एक जैसे क्वेश्चन दिखने में लग रहे हैं, आंसर बहुत सारे फर्क आएंगे। सीएमए वाले बच्चे बोर हो रहे हैं, मुझे पता है, ज़रा थोड़ी 2 मिनट ठहर जाओ यार बच्चों, आ जाते हैं R1 में वापस हम। वेल डन। मुझे नहीं पता क्या आंसर है, यही है, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तो खड़े होकर सारे क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं।
वो और बात होती है, वो एफएससी वाले और बीए वाले टीचर्स को ज़ुबानी याद होते हैं आंसर्स, पेज नंबर, मुझे कोई याद नहीं होता। चलें जी, असलम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 450, सेल्स आर मेड एट प्रॉफिट ऑफ 15%, आगे क्या लिखा है, ऑन सेल या मार्कअप ऑन सेल या फिर मार्जिन ऑन सेल या फिर लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15%, खाली इतना भी लिखा हो तो भी वही चीज होगी। जीपी 15% खाली लिखा हो तो वो भी किस पे होगा, ऑन सेल ही होगा, और ऑन सेल भी लिखा हो तो भी ये ऑन सेल होगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला। जो सी चीज अवेलेबल है वो बस लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास कॉस्ट अवेलेबल है 450, यू हैव टू फाइंड द सेल प्राइस, यू हैव द रेट 15% ऑन सेल। फार्मूला फिर हो जाएगा C = S1 - R। आपके पास कॉस्ट मौजूद है, सेल मालूम करनी है, C/1 - R हो जाएगा। C हमारे पास आ रही है 450 डिवाइड बाय 1 - 0.15 डिवाइड बाय 0.85 से करेंगे 52, ये आपका आंसर आ गया सेल। यहां से प्रॉफिट अगर निकालना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SR होगा, सेल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लगेगा 529.412 मल्टीप्लाई बाय 15%, 79.412। चलें जी, ये आपका प्रॉफिट आ गया। चलें एक और क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, यहीं भी खड़े खड़े। A, सेम डाटा, वो जो उधर क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ ऑन सेल कर रहा हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन आपके पास सेल्स है 450 की और 15% ऑन सेल है। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ क्या किया मैंने, ऑन सेल किया है। मींस ये वाला क्वेश्चन है किसके साथ करेंगे हम, मार्जिन के साथ करेंगे। तो सेल मेरे पास है 450, रेट है 15% ऑन सेल। जो ही ये ऑन सेल आया मेरा फार्मूला चेंज हो जाएगा, 1 - R हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू, अब कॉस्ट मालूम करनी है 450 1 - 0.15, 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.85 से, आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट का 382.5। इधर कोई और आंसर है, इधर कोई और आंसर है। सिर्फ फर्क कितना पड़ा है, ऑन कॉस्ट और ऑन सेल। फार्मूला चेंज, आंसर चेंज। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3A बोला, वैसे इसे 2A होना चाहिए था। लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था कि नहीं किया था, नहीं किया था। चलें क्वेश्चन नंबर 4। असलम सेल्स इज 630,
सेल्स आर मेड एट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेल। सर आपने 15% ही रख छोड़ा, कोई और भी चेंज कर लिया करें। ये लें 16% कर देते हैं। और बताएं, पता चले आप लोगों ने ये तस्वर कर लिया कि ये होना ही 15% है। ऑन गिवन क्या चीज है? सेल्स। मालूम क्या करनी होगी? कॉस्ट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देयर वॉज अ फिक्स्ड मार्जिन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 16% ऑन सेल्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप 630 को लेकर जाओ, कॉस्ट मालूम करो। क्वेश्चन नंबर 4, सेल 630 की है, कॉस्ट आपको मालूम करनी है, रेट है 16% ऑन सेल, तो C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। 630 को 1 माइनस 0.16 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपका 5 टू 9.2। प्रॉफिट मालूम करना हो तो SR से होगा। 630 के ऊपर डायरेक्टली आप 16% ले लेंगे। कितना लेंगे? Oh yes, good. SR से मल्टीप्लाई करना है। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल आपके सामने लाने लगा हूँ। ये ज़रा करें, ज़रा 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीफ ज़ादा सेल्स गुड एट अ GP ऑफ 25% ऑन सेल, ही हैज़ अर्नड अ GP ऑफ 6 लाख, वर्क आउट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। छह लाख प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है। हो गया, वेल डन। अब क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट 600, रेट गिवन है 25% ऑन सेल। अब वो वाला जो रेयर वाला फार्मूला है वो लगेगा, क्योंकि चीज क्या चीज गिवन है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता है जो सी चीज गिवन हो उसका फार्मूला लिख दो, SR। तो प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है, सेल हम मालूम कर देंगे, P ओवर R आ जाएगा 600 तकसीम 0.25 240। ये यहां पर मैंने एक फार्मूला लिखा था, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज लिखा था, ये वही वाला फार्मूला है। अब वही वाला फार्मूला बन गया है इत्तफाकिया तौर पे, प्रॉफिट और प्रॉफिट की परसेंटेज, क्योंकि सेम चीजें अवेलेबल थी। सेल आ गई बेटा, कॉस्ट मालूम कर देंगे। 2400 में से 600 माइनस कर दो तो 1800 आ सकता है, या फिर C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R कर दोगे तो भी आ जाएगा 2400 इंटू 1 माइनस 0.25।
तो 2 फार्मूलाज याद करने हैं, ज़िंदगी क्या रहेगी, इंशाल्लाह सुकून में रहेगी। चलो सेम ही रखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखें जी, 6 नंबर क्वेश्चन करें। सेम वैल्यूज हैं, आंसर डिफरेंट आएंगे। जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट वही 6 लाख ही कमाया है और हमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम करना है। जी कॉस्ट 2400 हो जाएगी, वेल डन। और सेल क्या होगी, हाँ अब ये चेंज हो गई ना, मामला कहीं का कहीं निकल गया। अब सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट है 600, क्वेश्चन नंबर है ये 6, ये था क्वेश्चन नंबर 5, और रेट है मेरे पास 25% ऑन कॉस्ट। तो अब प्रॉफिट का फार्मूला लगाऊंगा तो कौन सा होगा, CR होगा, और प्रॉफिट मेरे पास है तो अब मेरे पास क्या चीज आएगी, मेरे पास 2400 आएगी कॉस्ट। और अब मैं मालूम करूंगा सेल इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R, 2400 इंटू 1.25, 3000। ह्यूज डिफरेंस। एक ही डाटा, एक वर्ड चेंज होने से आंसर कहीं का कहीं चला जाता है। सारी कहानी करने का एक फायदा होगा कि हम एक क्वेश्चन की एंट्री कर लेंगे। ठीक है जी, 200। ईयर एंड क्या था हमारा, दिसंबर। लें जी, क्वेश्चन आ गया आपके पास। ऑन 1 अक्टूबर 2009 एक कंपनी है ट्रांसफर्ड टू इट्स फैक्ट्री एन एसेट विच हैड बीन इंक्लूडेड इन इट्स ट्रेडिंग स्टॉक एंड विच बोर अ प्राइस लेवल ऑफ 15,400 इन द शोरूम। MJE makes a profit of 40% of cost on sale of such asset। पता चले कि ऑन कॉस्ट ऑन सेल इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दिया है। गौर से पढ़ना है, हम कितना प्रॉफिट देते हैं, 40% ऑफ कॉस्ट है, ऑन सेल ऑफ सच प्रॉफिट। इन चीजों के ऊपर हम कितने परसेंट प्रॉफिट रखते हैं, 40% ऑन कॉस्ट। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, मार्कअप का फार्मूला अप्लाई होगा। हो क्या रहा है, हो यार ये लाइन क्या कह रही है, विच हैड बीन इंक्लूडेड इन इट्स ट्रेडिंग स्टॉक। हमारी इन्वेंट्री की चीज थी जो हमने बेचनी थी, वो हमने किसके तौर पर ले लिया है, एसेट के तौर पर ले लिया। तो इसकी एंट्री फिर हो जाएगी हमारी, और एंट्री करनी होती है हमें किसके ऊपर,
ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट करनी होती है हमें एंट्री। किसकी भला? जब आप कोई भी स्टॉक घर ले जाएं, ड्राइंग्स कर लें, या वो एसेट के तौर पर यूज हो जाए, तो तब क्या होगा? ऑन कॉस्ट एंट्री होनी है। अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, वो सिर्फ शेख कमा सकते हैं। वो कहते हैं ना, मैंने घर च दी पैंदी है, और मियाँ ने बीवी को चीज़ बेची, 100 रुपए की खरीदी थी, मियाँ ने खरीदी, बीवी को 150 की बेच दी, और फिर बीवी से 180 की खरीद ली, और फिर उसने कहा कि मुझे घर में 180 की पड़ती है। ऐसे बोलते हैं ना, बाकी घर में तो 180 की पै रही है। तो वो वाला काम नहीं करना आपने। और अगर कोई शेख बैठा हुआ है, उससे एडवांस में माजरत, पता चले मुझे बाहर रोका हुआ उसने, गल की तो क्यों की? 15,400 क्या थी उसकी प्राइस लेबल थी, सेल प्राइस थी। फार्मूला कौन सा लगेगा? मार्कअप का फार्मूला S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R। वी नीड कॉस्ट S ओवर 1 प्लस R। 15,400 तकसीम 1.40, 40% है ना? कितना आ गया? कॉस्ट आ गई 11,000 की। मेरी एंट्री हो जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या एसेट डेबिट, और इन्वेंटरी क्रेडिट हो जाएगी अगर मेरा सिस्टम परपेचुअल सिस्टम होगा, और अगर मेरा सिस्टम पीरियोडिक सिस्टम होगा तो मेरी क्रेडिट एंट्री हो जाएगी परचेजेस की। नहीं समझ लगी? हमने इन्वेंट्री के 2 सिस्टम पढ़े हुए हैं थोड़े थोड़े से, मुझे याद है, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। एक होता है पीरियोडिक सिस्टम, उसके अंदर परचेजेस का लेजर बनता है, जो सी चीज़ें आपने बाद में सेल करनी होती हैं, तो तब परचेजेस हिट होगा। और अगर सिस्टम आपका परपेचुअल हो, तब इन्वेंट्री का लेजर बनता है, तो तब इन्वेंट्री क्रेडिट होगा। इन्वेंट्री को थोड़ा बहुत हम रिवाइज बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे डेबिट करना था किसको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। और कितने के साथ डेबिट होगा? 11,000 के साथ। 4 पास पेपर हो गए हैं, पहले 4। कौन से वाली? सवाल की आखिरी लाइन। ईयर एंड 31 दिसंबर 9। MJE कंपनी का नाम है, मेक्स अ जीपी ऑफ 40% ऑफ। यहां तक समझ लगी? क्या बोल रहा है वो? ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, जीपी का मतलब आगे की लिखे है ऑफ। अब जीपी पिछली चीज जो भी लिखा हुआ है वो फौत हो चुकी है, ये चीज जो है ये इसको क्या कर रही है? खत्म कर रही है। मैंने पहले आपको ऊपर पढ़ाया कि आप इसकी अल्टरनेटिव नेम क्या बोल सकते हैं। क्या मैंने यहां पे मार्कअप के अंदर आपको एक लफ्ज क्या पढ़ाया है? मार्जिन लिख दिया है, आगे क्या लिखा गया? ऑन कॉस्ट लिखा गया। मार्जिन का लफ्ज क्या हो चुका हुआ है? जाया हो चुका हुआ है। यार ऑन और ऑफ एक ही चीज है यार, ये अंग्रेजी की कहानी है बस, ठीक है? ये बस इतना सा तो समझ लेना यार, ये तो सादी सी अंग्रेजी की कहानी है। ऑन और ऑफ के अंदर लड़ाई नहीं करनी मेरे साथ यार, ठीक हो गया? अब बात समझ लग गई है? तो अगर आगे एक लफ्ज लिखा गया है ऑफ कॉस्ट या ऑन कॉस्ट, तो आपका पिछला लफ्ज क्या हो चुका होता है? वो जाया हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो डॉज होता है। वो क्या होता है? डॉज होता है। यहां पे लिखा जाए मार्जिन ऑफ 40%, और स्टूडेंट भागा भागा जाएगा किसके ऊपर? मार्जिन के ऊपर, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उसका गलत हो जाएगा। ये एक डॉज होता है, पेपर में ये डॉज 12 दफा हमें मिलते हैं, जिसको हमें पहले से ही क्या करना है? कैटर करना है। तो ऑन कॉस्ट बाद में लिखा हुआ है, सारी चीजें पीछे वाली क्या हो चुकी हैं? खत्म। ये वाली चीज डिफाइन करेगी कि आपका फार्मूला कौन सा लगना है। हाँ,
अगर ऑन कॉस्ट का लफ्ज ना लिखा होता ना, यहां पर खत्म कर दिया होता, यह खत्म कर दिया होता, तो फिर क्या होना था, फिर मार्जिन का फार्मूला अप्लाई होना। बात क्लियर होगी बच्चों? अच्छा, अब आप लोगों की ड्राइव जो है ना, वो उम्मीद है एक्टिव हो गई होगी, अगर नहीं हुई होगी तो हो जाएगी। ठीक, उसके अंदर पास पेपर रख दिए गए हैं, मैंने रख दिए हैं, आप लोगों के पास ड्राइव आ जाएगी। पास पेपर नंबर 1 आपका होमवर्क है, पास पेपर नंबर 2 आपका होमवर्क है, पास पेपर नंबर 3 आपका होमवर्क है, पास पेपर नंबर 4 की ये एडजस्टमेंट मैंने, ये क्या हुआ है, नजर क्यों नहीं आ रहा? चलें, ये वाली एडजस्टमेंट मैंने भी आपको करवाई है जो डिफरेंट थी। ठीक, तो ये वाला भी आपका होमवर्क है। पास पेपर नंबर 5 में सोल्ड आ जाता है कहानी, सेल की कहानी आ जाती है, तो ये वाला आपका होमवर्क नहीं हो सकता जब तक कि मैं आपको डिस्पोजल करवा ना दूं। ठीक है जी, तो हाँ, बस ये 4 पहले पास पेपर के हैं आपके, होमवर्क है, वहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए हैं। आज ही शाम को मैं इंशाल्लाह इसके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा। तो आपके पास पास पेपर की लिस्ट आ जाएगी जो आपने होमवर्क में करने हुआ करेंगे। जाना नहीं है, अभी छुट्टी नहीं हुई ना। मुझे तो कल बड़ा दुख हुआ, बच्चे ने मुझे बाद में बताया कि क्लास तो 11:45 तक चलनी है और आपने जल्दी छोड़ दिया है। 2 दिन से मुझे पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। क्या मैं और इतना अच्छा सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझसे कतई नहीं उम्मीद ना रखे मैं आपको 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा। मैं 15 मिनट, आप आए थे? मैं तो क्लास में आगे बैठ गया था, मैं तो अपना काम करना शुरू कर दिया था और आप लोगों का इंतजार कि 10:15 होंगे तो मैं क्लास शुरू करूंगा। कोर्स हमारा बहुत लेंथी हो चुका हुआ है। ICAP ने बुक शाया कर दी है, जो पहले बुक 400 पेजेस की होती थी वो 650 पेजेस पे जा चुकी हुई है। ठीक है, ICAP की बुक 650 पेजेस पर जा चुकी हुई है। हाँ, मेरी 1050 पे जाएगी लगता है। ठीक, अब ICAP ने ये वाले पास पेपर नहीं लिखे हुए, मैंने क्रॉस रेफरेंसिंग की हुई है। जो ICAP की एग्जांपल्स हैं उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग हो रही है। 100% श्योरिटी होगी इंशाल्लाह मेरी बुक के अंदर ICAP की बुक पूरी मौजूद होगी विद क्रॉस रेफरेंसिंग इंशाल्लाह, कि जो सी उसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो कौन कौन से पास पेपर बनते हैं, कम से कम वो तो हमें करने ही होंगे और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए और भी करने होंगे। इट्स वे बेटर कि मैं आपको आसान आसान क्वेश्चन अपने बनाए हुए दूं, उससे बहुत बेहतर है कि मैं आपको पास पेपर्स की कंपाइलेशन दूं, क्योंकि पास पेपर से एग्जामिनर का थॉट पता चलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कॉस्ट पढ़ने आए? अच्छा, आ जाए, बैठ जाए यार, अभी कॉस्ट की क्लास भी होनी है 5 मिनट बाद। अच्छा जी, चलो तो फिर तमहीद बांध देते हैं आज 5 मिनट में, और उस तमहीद की कंप्लीशन इंशाल्लाह कल कर लेंगे। एक अदद है एसेट अकाउंट, इसका ओपनिंग आ रहा है 1000। एक अदद इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, इसका ओपनिंग आ रहा है 300। ठीक, यहां पर हमें एक एसेट छोड़कर चला जाता है। क्या? एक एसेट छोड़कर चला जाता है, मैं बेच देता हूं।
400 का वो एसेट था, 400 उसकी क्या है, कॉस्ट है। से ये 1 जनवरी 23 है और ये मुझे छोड़कर गया है 30 अप्रैल 23 पर। ये जो छोड़ के गया है, जब एसेट आता है तो बोलो जी, एसेट आता है तो डेबिट होता है। हाँ हाँ हाँ, और जब और ज़्यादा आता है तो और ज़्यादा डेबिट, और जब एसेट जाता है तो फिर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे पहले ही से हंसने शुरू हो गए थे। तो यहां पर इसके साथ आप लिखेंगे डिस्पोजल। क्या लिखेंगे, डिस्पोजल लिखेंगे। इसकी कोई ना कोई डेट ऑफ परचेज हमें गिवन की होगी, जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसकी क्या मालूम कर सकेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मालूम कर सकेंगे। एसेट जाएगा तो अपने साथ अपनी सारी बाकियात भी जो मौजूद होंगी वो सारी ले जाएगा। मींस इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर क्या होती है, तो जब इसको आउट करना होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पर इसकी 30 अप्रैल 23 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी। आई एम जस्ट अज्यूमिंग वन अमाउंट कि 300 में से 120 इसकी क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। इसके सामने भी मैं क्या लिख दूंगा, डिस्पोजल। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये वाला एसेट जो मैंने बेच दिया है, ये कितने में बेचा, चलो आपको ये करो अमाउंट, 500 में बेच दें। चलो यार, आपने कहा 500 में बेच देते हैं, 500 बेच देते हैं। आपका कैश आएगा, बोलें जी, कैश आएगा जब आपने बेचा होगा। कितने में बेचा है भाई ने, 500। एसेट गया है, एसेट गया तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। तो एसेट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने से, 400 से। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आउट हो रही है, कितने से, 120 से। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आउट हो रही है तो क्या डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कितने से, 120। जरा मुझे इस एसेट की बुक वैल्यू बता सकते हैं कितनी है, 400 इसकी कॉस्ट थी, माइनस इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 120। कितने का हो गया ये, 280 वाली चीज 500 की बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 200, पक्की बात है ना। तो ये प्रॉफिट की नेचर डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, प्रॉफिट की नेचर, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। तो ये इनकम यहां पर आ जाएगी 220 की। या आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, डेबिट साइड का टोटल किया कितना आया, क्रेडिट साइड का टोटल 400 आ रहा है, तो जगह कौन कितने की लेगा, 280 और सॉरी 220। ओ वेल डन यार। इसको बोलेंगे हम गेन ऑन डिस्पोजल। ये इसकी है जेन्युइन एंट्री। क्या है, ये इसकी है जेन्युइन एंट्री। और अब हो गया है टाइम ख़त्म। कल इसका प्रॉपर क्या करेंगे हम, इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे।